Hello, students. How are you all? Hope everyone is doing good. So, this is Dr. Saud Malik once again here with one of the most important part of the biology chapters, which is malaria, human health and diseases, part 4, we are discussing here. So, this time we are bringing a nice explanation about a very, very important part of this lesson, which is about the detailed discussion of malaria. This chapter is quite beneficial for the NEET students as well as the grade 12 for all the board exams. It will be useful if you will utilize that in a very well way. And my humble request to all of you, if you are studying here and if you are doing this kind of thing, so the better if you can maintain some good notes. जरूर बनाएं अच्छे नोट्स। आप लोगों को पता ही है एक क्विक रिवीजन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। बायोलॉजी के टॉपिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम लेंदी होते हैं और उनको इतनी लंबाई में इतनी लेंथ में पढ़ने के लिए टाइम की काफ़ी कमी महसूस होती है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और द फाइनल रिवीजन स्टेज। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट एंड दिस इज माय सजेशन एवरीथिंग for you. You can keep both of the things with you. So let's start with the chapter. This is about the malaria. So students, as we know that malaria is a protozoal infection, right? Everyone definitely is aware of that. What is malaria? It's a protozoal infection. आप सब लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं एक प्रोटोजा से होने वाला इन्फेक्शन है एंड प्रोटोजोआ भी दोनों ही टाइप के हमारी सराउंडिंग में पाए जाते हैं कुछ पैथोजेनिक है कुछ नॉन पैथोजेनिक है तो मलेरिया इज ए प्रोटोजोअल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो रिमेंबर दैट दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम वेक्टर के नाम से जानते हैं बिकॉज दे आर हेल्पिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्प्रेड ओके सो डेफिनेटली एक डेफिनेटिव होस्ट है प्रोटोजोआ का फीमेल एनाफिलीज एंड यू स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर आप जानते ही होंगे कि फीमेल एनाफिलीज ही क्यों बाइट करती है सेंगुई वायरस होती है मींस उसका जो सर्वाइवल है वो बेसिकली ब्लड है वो एक सेंगुई वायरस ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी जिंदगी चलाने के लिए ब्लड सक करना होता है एंड आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ब्लड इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन तो फीमेल एनाफ्लीज को अच्छी खासी अमाउंट में प्रोटीन की जरूरत होती है बिकॉज उसको ए लैग्स करने होते हैं ए जो है वो ले करने होते हैं और ए जितने भी एग उसको ले करने हैं उसके लिए जरूरी है कि वो प्रोटीन का कंटेंट हाई रखे तो ह्यूमन एक्ट एज एन इंटरमीडिएट होस्ट एंड द मलेरियल पैरासाइट can enter in human body in the form of the sporozoite. So remember students हमने यहाँ हाईलाइट कर रखा है प्लस जरूर इसको अंडरलाइन करें या अपने पास लिख लें इस बात को जरूरी कि स्पोरोजाइट एक उस स्टेज का नाम है मलेरिया की पैरासाइट की जिस स्टेज में वो ह्यूमन के अंदर एंट्री करता है या जिस स्टेज में वो इस बीमारी को कॉज करता है तो ह्यूमन के लिए जो स्टेज है वो स्पोरोजोइट स्टेज है मस्ट भी आप लोग समझ रहे होंगे लेकिन इन्फेक्टिव फॉर्म टू द मस्कीटो इज द गैमीटोसाइट हमारे मस्कीटो के लिए ये स्टेज गैमीटोसाइट कहलाती है ऑब्वियसली ये म्यूचुअल एक्सचेंज रहता है गैमीटोसाइट ह्यूमन से मिलता है मस्कीटो को और मस्कीटो से स्पोरोजोइट मिलता है दोज हैव बीन हैवी इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता दूं कि कर रहे हैं सारे कंट्रीज इससे फाइट करने के लिए और लगभग इरेडिकेट करने में कामयाब हुए थे लेकिन वापस से इस डिजीज के आउटब्रेक्स हुए इसीलिए 25th ऑफ अप्रैल को हम एक वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाते हैं एंड जून इन इंडिया इज नोन एज मलेरिया मंथ इंडिया में मलेरिया मंथ के नाम से ये काफी फेमस है सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज ऑफ मलेरिया एटियोलॉजी एक डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वंस अगेन आपके सामने तो मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज में अराउंड द वर्ल्ड मलेरिया का पी फाल्सीपैरम फॉर्म बड़ा कॉमन है प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व है अफ्रीका न्यू गिनी डोमिनिकन रिपब्लिक हेती बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं अफ्रीका के अंदर इसके होने की संभावना ज्यादा इसलिए क्योंकि मस्कीटो की ब्रीडिंग साइट बहुत ज्यादा होती है
एशियन एंड साउथ अमेरिकन रीजन्स में ये पी वाइवेक्स नाम का इसका एक स्ट्रेन होता है, वो पाया जाता है। जैसा कि आपको बताया गया है, ह्यूमन इन्फेक्टेड होते हैं मलेरिया से जब वो उनको एनाफिलीज मस्कीटो काटती है। मस्कीटो स्टैंडिंग वाटर में, आप जानते ही होंगे, स्टैंडिंग वाटर में उसका ज़्यादा सर्वाइवल होता है, उसको स्टैंडिंग वाटर में रहना ज़्यादा पसंद है। एंड अनहाइजीनिक कंडीशन में, इसके अलावा माल एरिया, जैसे कि इस डिजीज के नाम से ही आप लोग जानते हैं, दिस डिजीज इज कमिंग फ्रॉम माल एरिया, मीन्स डर्टी प्लेसेस। इसको नाम भी इसी एरिया से मिला है। तो ऑब्वियसली इसकी जो पैदावार है ज़्यादा आपको इन्हीं एरियाज के अंदर नजर आती है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मलेरिया। तो मुझे स्टूडेंट्स आपको बता दूं, इसकी बेसिकली 3 स्टेज होती हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टेज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो उसकी कोल्ड स्टेज डिस्कस कर रहे हैं। मलेरिया की कोल्ड स्टेज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर स्टेजेस की बात करूँ तो एक मलेरिया की बीमारी की जो शुरुआत होती है एक पैराजिज्म के रूप में होती है। एक स्टेज बाय स्टेज एक सेट ऑफ द सिम्टम्स रिपीट होता है बॉडी के अंदर। सो दैट इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स थिंग। इसमें 3 स्टेजेस वन बाय वन आपको विजिबल होती हैं। नंबर वन, द फर्स्ट स्टेज आई एम डिस्कसिंग हियर, दैट इज द कोल्ड स्टेज ऑफ द मलेरिया। इसको फर्स्ट फर्स्ट स्टेज ऑफ मलेरिया के नाम से भी स्टूडेंट्स जाना जाता है। ये स्टेज अप्रोक्सीमेटली 15 से 60 मिनट में कंप्लीट होती है। जैसे ही पेशेंट को पैरासाइट इन्वेड करते हैं, रेड ब्लड सेल्स में डिस्ट्रॉय करते हैं और फीवर का अटैक शुरू होता है। इसमें शिवरिंग एंड गूज बम्प्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत तेज ठंडी लगती है, ट्रैम्बलिंग होती है, मरीज को काफी कपकपी जगती है, टूथ क्लेंजिंग हो जाती है, दांत किटकिटाने लगते हैं, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, काफी मुश्किल से सांस आती है, हाई ब्लड प्रेशर, रैपिड पल्स, बहुत तेजी के साथ मरीज की जो पल्स है वो चलने लगती है, कोल्ड पड़ जाती है, बॉडी ठंडी महसूस होती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जल्दी जल्दी पेशाब भी आता है। बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे शुरू होने लगता है बिकॉज पेशेंट इज एंटरिंग इन टू द सेकेंड स्टेज। नाउ द सेकेंड स्टेज विल स्टार्ट, इट इज नोन एज द हॉट स्टेज ऑफ मलेरिया, दैट इज अ फीवरिश स्टेज। इन दिस स्टेज अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की जब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये शुरू होता है। लगभग हाई फीवर के साथ पेशेंट, बहुत हॉट बॉडी, बहुत हॉट ब्रेथ और बहुत तेज बुखार, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 104 तक का टेम्परेचर टच कर सकता है, विच इज अ वेरी हाई ग्रेड फीवर। अ हॉट बॉडी, हॉट ब्रेथ, पेल माउथ एंड अनक्वेंचेबल थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास रहती है, बार बार पानी पीने की तमन्ना होती है, रैपिड पल्स, हाई ब्लड प्रेशर, रेड फेस, रेड स्किन, ड्राई स्किन, आई सॉकेट पेन, आंखों के पीछे तेज दर्द, नोजिया, उल्टी जैसा लगेगा, उल्टी हो भी सकती है, डायरिया, सीवियर हेडेक एंड रेस्टलेसनेस बिफोर एंटरिंग द थर्ड स्टेज। राइट, जैसे जैसे ये स्टेज आगे बढ़ती है स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड स्टेज की शुरुआत होती है। सो लेट मी टेल यू अबाउट दी थर्ड स्टेज, हॉट स्टेज के बाद जो आने वाली है, दैट इज हियर। ओके, सो सिक्स्थ is the third stage, it's here, sweating stage of malaria, right? जब एक पेशेंट 2 स्टेजेस में से पास ऑन होता है, देन आफ्टरवर्ड्स उसके अंदर एक अच्छे होने का एहसास शुरू हो जाता है। सिम्टम्स अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के बाद सेकेंड स्टेज के खत्म होना शुरू हो जाते हैं। फीवर सबसाइड होने लगता है, काफी ज्यादा पसीना आने लगता है, इसीलिए इस स्टेज को स्वेट स्टेज के नाम से जाना जाता है। एंड थ्रू आउट द बॉडी बहुत तेज पसीना आने की वजह से काफी ज्यादा अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ ड्रॉप होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ चलता है, एक्सट्रीम टायर्डनेस होती है और मरीज को नींद आने लगती है। मोस्टली पेशेंट इस स्टेज में सो जाते हैं। इफ अनट्रीटेड, मलेरिया का ये एक पैराजिज्म कंप्लीट हो जाता है। देन अगर पेशेंट को अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अगर ना मिले, या अगर पेशेंट को एक परफेक्ट टाइम पे ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड ना कर सके, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट एक रिलैप्सिंग पैराजिज्म की तरफ जाने लगता है। मींस उसको वापस से यही साइकिल रिपीट होगा,
एंड इट डिपेंड्स कि वो किस टाइप का मलेरिया है। वो अभी हम अपने फर्दर डिस्कशन में ये ज़रूर आपको समझाएंगे कि ऐसी स्टेज में क्या होता है। राइट, अलग अलग टाइप के टाइप्स ऑफ मलेरिया पे डिपेंड करेगा उसके किस टाइप के पेरिजिज्म आने वाले हैं। नाउ द डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द मलेरिया। सो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट मेडिकल साइंस में बेसिकली 5 टाइप की टेस्टिंग मलेरिया के पेशेंट के लिए की जाती है। द फर्स्ट टेस्टिंग इज द ब्लड स्मीयर। सब लोग जानते हैं ब्लड स्मीयर एक ब्लड टेस्टिंग का सबसे कॉमन तरीका है, जिसमें एक ड्रॉप ब्लड का स्लाइड पे लेने के बाद पेशेंट के एक स्लाइड को मेंटेन करते हैं और उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के बाद स्पेसिफिकली किसी टाइप के स्टेन से उसको स्टेन करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, स्मीयरिंग ब्लड विद द राइट जिम्जा स्टेन, इट्स अ काइंड ऑफ द स्टेन। एक थिन और एक थिक ब्लड फिल्म्स क्रिएट करने के बाद उसको देखा जाता है। ये बड़ा सेंसिटिव और स्पेसिफिक मलेरिया टेस्ट है जो आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। द सेकेंड टेस्ट इज द कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में स्टूडेंट्स, we used to collect all the details about the blood cells, like how many RBCs are there, how many WBCs are there, इसके अलावा प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर कितना है। ऑल ब्लड सेल्स की जानकारी को हम यहाँ पर देखते हैं, जिसके थ्रू हम गैस कर पाते हैं कि उस पेशेंट्स के अंदर मलेरिया सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये चीजें मैच करती हैं, तो मे बी हो सकता है। एंटीबॉडी टेस्ट एक स्पेसिफिक टेस्ट है मलेरिया पैरासाइट के अगेंस्ट। एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारी बॉडी डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करती है, उसको हम डिटेक्ट कर लें तो ये भी एक तरीका हो सकता है टू डिटेक्ट द मलेरिया। बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, पीसीआर एंड रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट, जो कि क्विक टेस्ट होते हैं जिसमें हमें अलाइजा टेक्निक और दूसरी कई सारी टेक्निक का इस्तेमाल करके हमें सिर्फ अपने पेशेंट की क्विक जानकारी निकालनी होती है उसको मलेरिया है या नहीं है। बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में पीसीआर टाइप का टेस्ट हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम मलेरिया का जेनेटिक मटेरियल, मलेरिया के पैरासाइट का जेनेटिक मटेरियल उसका डिटेक्ट करते हैं। इस तरह से सारी जानकारी के द्वारा हम आसानी से गैस कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दैट। राइट, नाउ द ट्रीटमेंट। सो लेट मी टेल यू दैट अगर मलेरिया किसी को है तो ऑब्वियसली आपको एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट जरूर देना होगा। एंटी मलेरियल ड्रग्स बहुत अच्छे कुछ कॉम्बिनेशंस आज मेडिकल साइंस में हम लोगों के पास मौजूद हैं। इनमें से कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट वन इज द क्लोरोक्विन। इट इज एन एंटीबायोटिक दैट ओनली किल्स सम स्ट्रेन्स ऑफ द मलेरिया। सबके ऊपर कामयाब नहीं है, सम मलेरिया स्पीशीज इससे रेजिस्टेंस होती हैं। फॉर एग्जांपल पी फाल्सीपैरम इससे रेजिस्टिव हो सकता है। इसके अलावा आर्टिमिसिनिन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंटी मलेरियल ड्रग है स्टूडेंट्स। ये सभी टाइप के मलेरिया में काम करती है एंड ये कॉम्बिनेशन होता है, कई सारे ड्रग्स को मिला के इसको बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैफ्लोक्विन का कॉम्बिनेशन इसके साथ लगाया जाता है। इसके अलावा मैलारोन एक एंटी मलेरिया कॉम्बिनेशन है जो दो दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है। राइट, एंड द क्विनेन सल्फेट, it is also a combination of the doxycycline and primaquine phosphate. So these are very common medicines which we can use in the malaria treatment, which are very common. सो ऑलराइट स्टूडेंट, अभी तक आपने मलेरिया की जो बेसिक जानकारी इसमें मैंने आपको दी है, उसके बाद इस चैप्टर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट आगे रहता है वो हमारा ये जानने का रहता है कि हम इसमें ये सीखें कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए। सो लेट मी टेक यू टू द प्रिवेंटिव मेजर स्लाइड्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रिवेंटिव मेजर्स स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं। हमारा जो प्रिवेंशन है वो दो तरीके का होना चाहिए। द फर्स्ट गोल ऑफ द प्रिवेंशन टू बी डिफेंसिव, we need to be safe from the vector mosquito, and at the same time we need to be offensive. I mean, we need to destroy all the mosquitoes as well as the parasite. So to avoid the mosquito bite, आपको जो सबसे आसान तरीका है, आप मस्कीटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। ऐसी चीजें जिनसे मच्छर भागते हों, जिनमें डीट सब्सटेंस मौजूद हो।
अप्लाई करें मस्कीटो रिपेलेंट को बॉडी के ऊपर, ड्रेस करें, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहने, लॉन्ग पैंट्स पहने, सॉक्स पहने, ढका रखें बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स को, यानी आपकी बॉडी जितनी कवर रहेगी उतना आपको चांस कम होंगे. Sleep in mosquito net. This is one of the most critical way to be away and remove the larvae source. एंड आप जानते हैं मस्कीटो की लार्वी हटाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिश की वैरायटी है ट्राउट फिश. इस ट्राउट फिश को अगर हम पालें तो ये उसके लार्वा को खा सकती है. साथ ही साथ हम कोई ऑयल बेस्ड एंटी मस्कीटो सब्सटेंस अगर डाल दें तो उनकी ब्रीडिंग साइट डैमेज होती है. कवर वाटर कंटेनर्स एंड बिन्स विद द लिड्स. एंड अगर आप ट्रैकिंग या ओवरनाइट कैंपिंग करना चाहते हैं या कहीं फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपने साथ मॉस्किटो इन्फेस्टेड एरिया में जाने से पहले हो सके जरूर डॉक्टर से एडवाइस लें, कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करें जो काफी बेनिफिशियल हो सकती हैं. नाउ द इंक्यूबेशन पीरियड मलेरिया का 10 से 14 दिन का है स्टूडेंट्स, जैसा आप देख सकते हैं. अगर आप एक मलेरिया के पेशेंट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो 10-14 दिन तक अपनी बीमारी से जूझने के बाद इसके शिकार बनते हैं. अधिकतर कोई ना कहीं हिस्ट्री मिलती है कि वो 10-14 दिन पहले कहीं इससे एक्सपोज हुए थे और उसके बाद वो इसका शिकार होते हैं. तो अब अगर इसका आप साइकिल देखें तो मैं इसका आपको एक चार्ट यहाँ जो दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं ये मस्कीटो का जो साइकिल है, इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ. तो जरूर आप इसका स्क्रीनशॉट भी अगर लेंगे तो काफी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए. और अगर आप इसको वन बाय वन देखें तो लाइफ हिस्ट्री मस्कीटो के साथ ही शुरू होगी. तो फॉर द मलेरिया पैरासाइट देयर आर टू फेजेस. फर्स्ट फेज विल कंप्लीट इनटू द ह्यूमन. ह्यूमन के अंदर स्टूडेंट्स दिस स्टेज इज नोन एज द सेक्सुअल फेज, because here this parasite will reproduce by the sexual mean. Okay, फीमेल एनाफिलीज में होने वाला सेक्सुअल फेज होता है. तो प्राइमरी होस्ट हम फीमेल एनाफिलीज को मानते हैं, सेकेंडरी होस्ट मेल को मानते हैं, क्योंकि अपनी शुरुआत की जिंदगी का बड़ा हिस्सा ये मस्कीटो प्राइमरी होस्ट में जीने के बाद ह्यूमन के अंदर एंटर करते हैं. तो कॉमन टाइप ऑफ द प्लाज्मोडियम जो हमारे सामने मिलते हैं क्लिनिकली, पी वाइवैक्स, पी ओवेली, पी मेलेरी, पी फैल्सीपेरम एंड पी एविस. एंड इनके अगर टाइप देखेंगे तो वाइवैक्स ओवेली एक बेनाइन टर्शियन मलेरिया का कॉज है, जिसका अटैक एवरी थर्ड डे अटैक होता है. एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन. अगर किसी पेशेंट को आज ए है, आज अटैक आया है, तो हर थर्ड डे का मतलब है बी इज द फर्स्ट डे, सी इज द सेकेंड डे एंड डी इज द थर्ड डे. सो ए टू डी, ए से डी पर उसको ये अटैक आने वाला है. फिर उसके बाद 2 दिन छोड़कर बीच में फिर थर्ड डे का अटैक आने वाला है. इस टाइप के मलेरिया को हम बेनाइन टर्शियन मलेरिया के नाम से जानते हैं. पी मलेरी कॉटन मलेरिया पैदा करता है जो कि एवरी फोर्थ डे आता है. वहां पर ये 2 दिन ना होकर दीज डे विल बी 3. एंड फेल्सीपेरम इज ए मिक्सचर ऑफ दैम, वो बड़ा इरेगुलर फॉर्म ऑफ मलेरिया पैदा करता है. एंड पी एविस इज ए वेरी रेयर, जो बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है, इसके कमी के साथ केसेस होते हैं. ऑलराइट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. तो लाइफ साइकिल में 3 फेजेस हैं, जो मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था ये उसी का एक इलस्ट्रेशन है. फेज ऑफ द ग्रोथ, सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन एंड सेक्सुअल फेज. सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट, फेज ऑफ द ग्रोथ और असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ये दोनों ह्यूमन में कंप्लीट होती है, जबकि सेक्सुअल फेज जो है वो मस्कीटो में कंप्लीट होती है. इनको अगर हम चाहें तो शाइजोगोनी, गैमागोनी एंड स्पोरोगोनी के नाम से जान सकते हैं, जिसमें शाइजोगोनी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक और एरिथ्रोसाइटिक 2 स्टेज में बांटी जा सकती है. एक्सो एरिथ्रोसाइटिक का मतलब है आउटसाइड द आरबीसी, वो डिवीजन या वो स्टेज जो आरबीसी के बाहर कंप्लीट होगा. एरिथ्रोसाइटिक मींस इनसाइड द आरबीसी, जो आरबीसी में कंप्लीट होगा. तो ह्यूमन के अंदर ये दोनों गैमोगोनी का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, बाद में गैमोगोनी का थोड़ा सा पार्ट और स्पोरोगोनी पूरी की पूरी मस्कीटो में कंप्लीट होती है. तो 3 स्टेज कॉम्बिनेशन में यहाँ पर अवेलेबल है, जो मैंने आपको दिखाई है. ये तीनों स्टेज में जाने के बाद इसका जीवन चक्र, इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव टू द शाइजोगोनी. ओके, दिस इज द फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, this is the erythrocytic stage. All right,
सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, जैसा स्टूडेंट्स मैंने बताया, एरिथ्रोसाइटिक मींस दैट विल बी दैट विल टेक प्लेस इन द एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी। आरबीसी अगर बाहर होता है तो एक्सो, और अगर आरबीसी के अंदर ये होने वाला है तो ये एरिथ्रो हो जाएगा, राइट। एरिथ्रो एंड एक्सो, दो एरिक्सो एरिथ्रो, दो टाइप की स्टेजेस में कन्वर्टेड है, राइट। So look at this. Schizogony means exoerythrocytic stage outside the RBC. तो देखिए एक एक स्टेप करके आप इसको साथ ही साथ नोट डाउन करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको याद हो जाएगा। मस्कीटो बाइट इंजेक्ट करता है पैरासाइट को जिस फॉर्म में ह्यूमन के अंदर, उसको स्पोरोजोइट कहते हैं स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप याद रखें। स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ दिस मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट। आफ्टर हाफ एन आवर दे लीव ब्लड स्ट्रीम। ये जैसे ही मस्कीटो हमको काटता है तो लगभग 1000 के आसपास एक बाइट में उसके सलाइवा के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं मस्कीटो को सलाइवा बाइट के समय क्यों इंजेक्ट करना होता है। मस्कीटो को ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखना होता है तो उसकी सलाइवा एंटीकोगुलेंट है, उसको सलाइवा मिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ब्लड क्लॉट होके उसी को मार डालेगा। एंड सेकेंड थिंग, मस्कीटो को इतनी देर के लिए उस एरिया को नंब करना होता है, अदरवाइज और इमीडिएटली अगर उस आपको खुजली आ गई या बर्निंग हो गई तो आप उस मस्कीटो को मार देंगे हाथ से। इससे बचने के लिए वो थोड़ी देर के लिए उस हिस्से को सुन्न कर देता है। दैट इज द वे। आफ्टर हाफ एन आवर ये सारे जो ब्लड स्ट्रीम में उसने 1000 स्पोरोजोइट एंटर करे हैं, ये 1000 स्पोरोजोइट वहां से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर ये ब्लड के थ्रू तेजी के साथ हमारे जो लिवर हैं, वो लिवर के अंदर ये पहुंच जाते हैं। लिवर सेल की पैरेन्काइमेटस सेल जो मौजूद होती हैं, ये वहां जाकर इन्वेट करते हैं, तेजी के साथ उन पे अटैक करते हैं। और ये इनके लिए सबसे शॉर्टकट तरीका होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। ब्लड स्ट्रीम से हटना इनका पहला मकसद था, क्योंकि इनको ग्रोथ करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो लिवर में चाहिए। इस पर्टिकुलर स्टेज पर मैं आपको बता दूं, ये स्टेज ह्यूमन में होने का पर्पस भी यही है, क्योंकि लिवर नाम का जो ऑर्गन है वो मस्कीटो के साथ मौजूद नहीं है। मस्कीटो के पास लिवर ना होने की वजह से ये वाला स्टेज ह्यूमन में कंप्लीट हो रहा है। तो लिवर में ये स्टेज इंसान के यानी ह्यूमन के कंप्लीट होने जा रहा है। एंड आफ्टर एंटरिंग ओवर हियर, ये यहां से आधे घंटे के बाद सब जब लिवर में एंटर हो जाते हैं तो दे कॉल्ड, यहां देख सकते हैं आप, क्रायोजॉइट्स के नाम से जाने जाते हैं। हियर दे ग्रो एज ए राउंड स्ट्रक्चर, ये बड़े बड़े गोल हो जाते हैं, इनको मैरंट या शाइजोंट कहा जाता है। और मल्टीपल फिजन के द्वारा तेजी से 1000 से 1024 तक इतनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। अगर इनका परफेक्ट डिवीजन होता है तो 1024 हो जाएंगे। दीज टाइनी पैरासाइट्स, शाइजोंट जिनका अब नाम है, ये क्रिप्टोशाइजोन्स और क्रिप्टोमीरोजॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये शाइजोंट रप्चर होगा और लिवर साइनोसॉइड्स के अंदर ढेर सारों को रिलीज कर देगा। इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बन चुके हैं, यानी लिवर के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए एक नया लॉट आ चुका है। These new this new crop of the parasites will attack the new cells of the liver, and न्यू सेल्स ऑफ द लिवर में ग्रो करने का इनको एडवांटेज मिलता है कि इनकी गिनती तेजी से और ज्यादा बढ़ने लगती है। हर एक इंडिविजुअल पैरासाइट 1000 1024 पैरासाइट्स में कन्वर्ट होकर तेजी के साथ अपनी पैदावार को बढ़ाता है। फ्रॉम हियर दे एंटर इनटू द लिवर सेल्स अगेन एंड टू रिपीट द साइकिल, राइट। लेकिन अब इनका नाम क्रिप्टोमीरोजॉइड्स होता है। नाउ दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। एक मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स हैं, और इनको कंप्लीट होने में, माइक्रो और मेटा दोनों को कंप्लीट होने में 8 से 10 दिन का साइकिल लग जाता है। अब उसके बाद इनका डिवीजन दो रास्तों पे रहता है। एक कुछ ऐसे होते हैं जो लिवर पे ही अटैक करने के लिए रुक जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो यहां से अगली साइकिल के लिए आरबीसी में एंट्री करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जितने भी इनके पैरासाइट्स जो लिवर में वापस रुक गए हैं, इनके लिवर में वापस रुकने का पर्पस है एक बैकअप क्रॉप सीड रखना है। अगर वो टोटली डैमेज होंगे तो पीछे से वो वापस से आ सकते हैं, और बैकअप क्रॉप सीड रखकर ये वहां कुछ समय तक सरवाइव करते हैं।
एंड समटाइम्स पेशेंट्स अगर ठीक हो जाता है या अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाता है, तो ये रुकी हुई जो पीछे पैदावार थी, ये रिलैप्सिंग ऑफ द मलेरिया के लिए जिम्मेदार है और पेशेंट को दोबारा से मलेरिया का अटैक आता है। अगर उसने अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं किया तो पेशेंट वापस से रिलैप्सिंग ऑफ मलेरिया का शिकार बनता है। राइट स्टूडेंट? नाउ जो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में चले गए थे वो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में जाते हैं। पैरासाइट हेयर गोल हो जाता है, काफी ट्रोफोजोइट उसका नाम हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप याद रखें। अब ये सब ट्रोफोजोइट्स के नाम से जानते हैं जब ये आरबीसी में एंट्री कर लेते हैं। दे ग्रो एंड लुक लाइक रिंग स्ट्रक्चर। इनकी बनावट काफी हद तक इस तरीके की रहती है कि ये गोल हो जाते हैं और इनका जो न्यूक्लियस है वो एक साइड प्रेस हो जाता है और साइटोप्लाज्म भी एक साइड प्रेस हो जाता है और इसका बेसिक रीजन होता है कि एक बड़ा सा वैक्यूल यहां पैदा हो जाता है। दिस इज द वैक्यूल। इस वैक्यूल की वजह से ये एक रिंग के जैसी स्ट्रक्चर में नजर आने लगता है। इस स्टेज को स्टूडेंट हम सिग्नेट रिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस पुश कर दिया गया है पेरिफेरी एक ग्रोइंग वैक्यूल के द्वारा, इसलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। ये ट्रोफोजॉइड अमीबॉइड हो जाते हैं धीरे धीरे जब इनका साइज और बड़ा होने लगता है। नाउ अब वो अमीबॉइड स्टेज में पहुंच जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अमीबॉइड स्टेज। हियर ये साइटोप्लाज्म आरबीसी का तेजी के साथ ईट करना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ ऑब्वियसली आरबीसी का हीमोग्लोबिन भी ये अपने अंदर ले लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, लेकिन ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये वहां पर आपको कुछ स्पॉट्स के रूप में इनकी बॉडी में नजर आएगा, इनकी सेल में नजर आएगा और इसको हम हीमोजिन या मेलानिन के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे ये जो पर्टिकुलर पैरासाइट है इसका साइज और बड़ा होता है और अब इसका नाम शाइजोंट हो जाता है। नाउ आरबीसी इस बड़े होते हुए शाइजोंट की वजह से रप्चर करती है एंड ढेर सारा टॉक्सिन आरबीसी का जो डैमेज साइटोप्लाज्म है उस सब के साथ बाहर निकलता है। इसमें कुछ टॉक्सिन पैरासाइट का है, कुछ टॉक्सिन टिश्यू सेल के डैमेज होने की वजह से बनाए, वो सब मौजूद होता है। अल्टीमेटली ये जो एरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी कंप्लीट होती है उसके बाद गैमोगोनी का स्टेज आ जाता है। आफ्टर एवरी एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी नंबर ऑफ जो पैरासाइट्स हैं वो तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं। इससे आरबीसी की फर्दर डिस्ट्रक्शन इंक्रीज होने लगती है और काफी सारी आरबीसी इसकी चपेट में आना शुरू हो जाती हैं। अल्टीमेटली किसी भी होस्ट के लिए आरबीसी का इतनी तेजी के साथ डैमेज होना उस होस्ट की जिंदगी के लिए भी खतरनाक होता है। अल्टीमेटली ये होस्ट अपनी जिंदगी की एंड की तरफ जाने लगता है, जिसका एहसास इस पैरासाइट को भी होता है। नाउ दीज पैरासाइट्स हैव अ टेंडेंसी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जैसा कि सभी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाई जाती है। तो अल्टीमेटली ये पैरासाइट अपने आप को बचाने के लिए तेजी के साथ अपने आप को एक गैमीटोसिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये गैमीटोसिस्ट को गैमोन्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। मेल माइक्रोगैमेट्स होते हैं, ये जो छोटे होते हैं ये मेल माइक्रोगैमेट्स हैं, ये मेल होते हैं, और जो बड़े हैं वो फीमेल माइक्रोगैमेट्स हैं। तो दो टाइप के मैक्रोगैमेट्स हैं, सॉरी, फीमेल मैक्रोगैमेट्स हैं मींस बड़े हैं और मेल जो है वो माइक्रो हैं। दे कैन नॉट डेवलप फर्दर, तो ये लगभग वहीं इंतजार में ब्लड में पड़े रहते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया उन्होंने। अगर इनको एक फीमेल मस्कीटो ब्लड सक करे तो दे विल बी एंटर्ड इनटू द मस्कीटोज बॉडी, अदरवाइज दे विल डाई, otherwise in human they will die. So few got sucked by mosquitoes very well. Now they embed into the mosquito stomach to complete two events. अब जब ये मस्कीटो में पहुंच जाएंगे तब वहां पर इनका जो गैमोगोनी का जो सेकंड पार्ट है वो आगे बढ़ रहा है। अब ये वहां पर दो इवेंट में से गुजरेंगे, गैमेटोजेनेसिस जिसमें ये अपनी सेक्सुअल फॉर्म की गिनती बढ़ाएंगे, एंड फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज नोन एज उकीनेट या वर्मीक्यूल नाम होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है, आप जरूर हाईलाइट करें, मार्क करें, वर्मीक्यूल और उकीनेट। इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर ये ऊसिस्ट हैं,
एंड ये काफी ज्यादा आपको स्टमक वॉल के ऊपर मस्कीटो के विजिबल होंगी अगर आप मस्कीटो को उस टाइम पर देखेंगे। राइट स्टूडेंट। उसके बाद वहां से इनका सफर ऊसिस्ट के रूप में मस्कीटो के अंदर एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आगे बढ़ेगा। एंड दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आप यहां देख सकते हैं स्पोरोगोनी के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स कुछ बहुत ही क्रिटिकल डेटा आपके सामने यहां पर मौजूद है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो इस डेटा पे जरूर ध्यान दें जो डेटा मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। दैट इज हियर। जस्ट अ मोमेंट। ओके। सो दिस डेटा which I want to show here, it's here. About 10,000 sporozoite released by each oocytes. जैसा अभी मैंने आपको बताया ऊसिस जो छोटे छोटे बने हैं, अगर आप स्टमक ऑफ द मस्कीटो देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये स्टमक ऑफ द मस्कीटो है, तो उसके ऊपर आपको ऐसे ऐसे नोड्यूल्स जैसे काफी सारे नजर आएंगे। ये मस्कीटो के स्टमक पे पाए जाने वाले बहुत सारे ऊसिस्ट हैं। हर एक ऊसिस्ट अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्पोरोजॉइट्स पैदा करता है। और ये 10,000 स्पोरोजॉइट जब यहां पर एक में से निकलते हैं तो मस्कीटो के हीमोसील के अंदर, जो हम जानते हैं इन ऑल द इंसेक्ट्स देयर इज ए ब्लड फिल्ड चैम्बर जिसके अंदर सारे उनके ऑर्गन्स डिप्ड रहते हैं, उसमें वो रिलीज हो जाते हैं। फाइनली वो वहां से ट्रेवल करके आसानी से सैलिवरी ग्लैंड्स तक पहुंच जाते हैं। एक सिंगल मॉस्किटो लगभग 2 लाख स्पोरोजॉइट्स को अपनी लाइफ में पैदा कर सकता है और एक बाइट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1000 स्पोरोजॉइट्स इंजेक्ट कर सकता है। तो दिस होल साइकिल 1 से 4 हफ्ते में कंप्लीट होता है मस्कीटो के अंदर और फाइनली मस्कीटो जो है वो इंसान को इनफ अमाउंट में इतने सारे स्पोरोजॉइट इंजेक्ट कर देता है कि मलेरिया नाम की बीमारी आसानी से हो जाती है। तो आई होप आप सब लोगों को ये मलेरिया पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल है इन शॉर्ट काफी क्लियर हुआ होगा। अगर किसी के कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दें। लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।